Hello friends, in this video I'll discuss all the formulas and important points of the topic solid state. तो types of crystal system से discussion चालू करते हैं. There are 7 types of crystal systems which are possible geometrically. तो जो क्रिस्टलाइन ऑब्जेक्ट्स होते हैं जहां पे जिनका स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन होता है उसके अंदर एक रिपीटिंग पैटर्न होता है. तो सबसे स्मॉलेस्ट जो रिपीटिंग पैटर्न है उसको हम एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं. तो एक सिंपल क्यूब की फॉर्म में भी हो सकता है जहां पे सारी साइड्स बराबर हैं और हर साइड के बीच का एंगल है 90 डिग्री. इसी तरह और 6 टाइप की ज्योमेट्रीज पॉसिबल हैं: टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक और हेक्सागोनल. इन सभी शेप्स के लिए जो पैरामीटर्स हैं उसकी साइड्स की लेंथ और उन साइड्स के बीच का उन एजेस के बीच का जो एंगल है वो हर केस के लिए दिया हुआ है. तो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इन सभी पॉइंट्स को एक बार रीड कर सकते हैं एंड उनको याद करने की कोशिश कर सकते हैं. इट इज़ डिफिकल्ट टू मेमोराइज ऑल दीज पॉइंट्स, लेकिन इट इज़ एक्सपेक्टेड टू, हो सकता है, बहुत रेयर चांस है, बट दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इन शेप्स की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन जो है कभी कभार आ सकते हैं. तो यहाँ पर हमने टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स की बात कर ली है. अब हम यूनिट सेल्स की बात करते हैं कि इन क्रिस्टल सिस्टम्स में एटम्स कैसे अरेंज हो सकते हैं. तो उसमें सबसे पहला टाइप होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोलते हैं. इसमें यहाँ पर आपको एक क्यूब दिख रहा है और उसके 8 जो कॉर्नर्स हैं उनके ऊपर एक एक एटम बैठा हुआ है. तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. फिर है बॉडी सेंटर्ड. 8 कॉर्नर्स पे भी एक एक एटम बैठा हुआ है. एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है. और ये जो क्यूब है उसका बॉडी सेंटर जो है, बॉडी सेंटर क्या होता है? सभी बॉडी डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वहां पर भी एक एटम या आयन प्लेस्ड होगा. इसके अलावा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होता है. एक क्यूब के 6 फेसेस होते हैं और हर फेस के सेंटर में अगर एक एटम हो और 8 कॉर्नर्स पे भी एक एटम हो, देन इट इज नोन एज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. और जो चौथा टाइप का यूनिट सेल होता है दैट इज एंड सेंटर्ड यूनिट सेल. अब क्यूब के फेसेस तो 6 हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 2 पैरेलल फेसेस के सेंटर पे एटम्स बैठे होते हैं और 8 कॉर्नर्स पे ऑफ कोर्स एटम्स या आयंस होंगे. तो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज एंड सेंटर्ड यूनिट सेल. तो यहाँ पे हमने 7 तरीके के क्रिस्टल सिस्टम देखे और उसके अंदर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल्स थे. तो उनमें कुछ कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होती हैं, कुछ नहीं होती हैं. यहाँ पे वो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस दी हुई हैं. सिंपल जो क्यूब होता है उसमें प्रिमिटिव यूनिट सेल भी हो सकता है, बॉडी सेंटर भी हो सकता है और फेस सेंटर भी हो सकता है. टेट्रागोनल क्रिस्टल जो होते हैं उसमें प्रिमिटिव और आपका बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल ही फॉर्म हो पाता है. ऑर्थोरोम्बिक के केस में चारों जो केसेस हमने पढ़े थे, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड क्रिस्टल्स पॉसिबल हैं. इसी तरीके से 7 क्रिस्टल सिस्टम में वो आपकी कॉम्बिनेशंस दी हुई हैं. तो ज्योमेट्रिकली देयर आर 14 टाइप ऑफ लैटिसेस पॉसिबल. ये सबके जो डायग्राम्स हमने बनाए हैं तो इस तरीके से देयर आर 14 कॉम्बिनेशंस दैट आर पॉसिबल एंड दीज कॉम्बिनेशंस आर नोन एज ब्रेविस लैटिसेस. तो आगे चलते हैं. अब इंडिविजुअली सिंपल क्यूबिक जो यूनिट सेल है उसको एनालाइज करते हैं. तो यहाँ पे 8 कॉर्नर्स पे एक एक एटम था और मैंने उन एटम्स को स्लाइस करके एक सिंगल क्यूब बाहर निकाल लिया है. तो कॉर्नर पे जो एटम बैठा होता है वो 8 अलग अलग क्यूब्स के बीच में डिवाइडेड होता है. तो ये जो क्यूब मैंने कट किया है इसके अंदर उस एटम का सिर्फ 1/8 पार्ट अंदर एनक्लोज्ड होगा. तो यहां पर कुछ कंडीशंस देख लेते हैं. ये क्यूब मैंने फिर से ड्रॉ किया है और ये जो कॉर्नर के एटम्स हैं ये आपस में एक दूसरे को टच करते हैं. तो सबसे पहली कंडीशन आ जाती है r इज इक्वल टू a/2. क्यूब की साइड a है और एटम का रेडियस r है, तो r इज a/2. a जो होता है इट इज ऑल्सो नोन एज लैटिस पैरामीटर. यहां पे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल हो गए 1. हर कॉर्नर पे 1/8 एटम जो है इस सेल के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एंड देयर आर 8 कॉर्नर्स, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 1 हो जाता है. कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स जो हैं दे आर 6. ठीक है. तो कोई भी आप, अगर मैंने ये यहाँ पे एक और डायग्राम बनाया है जहां पे मैंने 2 एडजेसेंट क्यूब्स को ड्रॉ किया है. तो अगर इस पर्टिकुलर एटम को देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. ये जो 6 एटम्स हैं दे आर एट अ डिस्टेंस ऑफ a.
इसके अलावा जितने भी एटम्स हैं वो इस पर्टिकुलर एटम से कंपैरेटिवली ज्यादा दूर हैं। तो दीज आर द 6 नियरेस्ट नेबर्स ऑफ दिस एटम। तो यहां से हमें पता चलता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 होता है इन द केस ऑफ यूनिट सेल, यानी कि किसी भी एटम के नियरेस्ट नेबर्स 6 होते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी यानी कि टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड डिवाइडेड बाय टोटल अवेलेबल वॉल्यूम जो है वो इसकी 52.3% होती है। नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स, मतलब नियरेस्ट नेबर्स के बाद जो डिस्टेंस पे नेबर्स हैं दे आर 12, उन सबका डिस्टेंस होता है √2a। और डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल भी हम निकाल सकते हैं। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल से हमें डेंसिटी ऑफ द कंप्लीट मटेरियल पता चल जाता है, जो कि पूरे मटेरियल जो क्रिस्टलाइन मटेरियल है उसमें सेम यूनिट सेल्स रिपीट होते हैं। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल होती है मास ऑफ वन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल, और इसका फॉर्मूला होता है Zm/Na^3। यहाँ पे Z है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, कैपिटल M जो है दिस इज द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, Na इज द एवोगैड्रोस नंबर, और A जो है वो क्यूब की एज की लेंथ है। तो यूनिट्स का हम ध्यान रखेंगे, यहाँ पे Z एक नंबर होता है, मोलर मास को ग्राम पर मोल लिखेंगे, एवोगैड्रोस नंबर इज अ कांस्टेंट, और A जो है उसको अगर हम सेंटीमीटर में लिखते हैं तो डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की फॉर्म में आपको मिल जाएगी, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज ग्राम पर ml। अब बॉडी सेंटर्ड क्यूब को देखते हैं। यहां पर 8 कॉर्नर्स पे एक एक एटम था। मैंने क्यूब को स्लाइस किया तो उनका 1/8 पार्ट ही मेरे पास यहाँ पे बचा, और क्यूब की बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच देयर इज 1 एटम। तो दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो यहाँ पे अगर हम ज्योमेट्री देखेंगे तो एक बॉडी डायगोनल के अलोंग 3 एटम्स टच करते हैं, कॉर्नर पे हैं ये दोनों और बीच में बॉडी सेंटर को वो टच कर रहे हैं। तो यहां से ज्योमेट्री आती है R = √3a/4। A जो है क्यूब की एज है और R इज द रेडियस ऑफ द एटम। इसमें पर यूनिट सेल 2 एटम्स होते हैं। 8 कॉर्नर्स पे 8 एटम्स हैं जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 होता है, और जो बॉडी सेंटर पे एटम होता है वो कंप्लीटली क्यूब के अंदर है। तो टोटल एटम्स पर यूनिट सेल हो गए 2। कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें 8 होता है, यानी कि नियरेस्ट नेबर्स 8 होते हैं। इस सिस्टम की पैकिंग एफिशिएंसी 68% होती है। वी हैव 6 नियरेस्ट नेबर्स। आगे चलेंगे, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए भी सेम डिस्कशन कर लेते हैं। यहां पर 6 जो फेसेस हैं क्यूब के, सब फेसेस पे भी एक एटम बैठा है और 8 कॉर्नर्स पे भी एक एटम है। तो जब हम इसको क्यूब को स्लाइस करके बाहर निकालते हैं एनालिसिस करने के लिए, तो कॉर्नर के एटम्स का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है और फेस सेंटर के एटम का कंट्रीब्यूशन हाफ होता है। आधा इस क्यूब में है, आधा इसके एडजेसेंट क्यूब के अंदर एटम होगा। तो यहां पर बॉडी डायगोनल की बजाय फेस डायगोनल जो है उसके अलोंग 3 एटम्स टच करते हैं। तो R इज √2a/4 हो जाएगा। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इसमें होते हैं 4। बॉडी सेंटर में 2 थे, सिंपल क्यूबिक में 1 थे, फेस सेंटर में होंगे 4। कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि नियरेस्ट नेबर्स जो होते हैं इसमें 12 होते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी इसकी हाईएस्ट होती है 74%, और नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स होते हैं 6। इसमें ये जो आपका फेस सेंटर एनालिसिस है इसके अंदर 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्रिएट होते हैं पर यूनिट सेल। जितने भी एटम्स होते हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं और उसके डबल टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्रिएट होते हैं। तो लाइन से अगर मैं बहुत सारे फेस सेंटर्ड क्यूब्स को अरेंज कर दूंगा तो उस पैकिंग को बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, और अगर आप लेयर बाय लेयर एनालाइज करेंगे तो पैटर्न आएगा ABC ABC, यानी कि पहली लेयर होगी, दूसरी लेयर उसके ऊपर थोड़ी अलग होगी, तीसरी लेयर पहली दोनों लेयर से अलग होगी, और फिर चौथी लेयर विल बी सेम एज द फर्स्ट लेयर एंड सो ऑन। तो इस तरीके से ABC ABC पैटर्न में लेयर्स रिपीट होती हैं इन द केस ऑफ क्यूबिक क्लोज पैकिंग। लास्ट में हेक्सागोनल यूनिट सेल का भी एनालिसिस कर लेते हैं। यहां पर क्यूब की जगह हेक्सागोन है और उसके अंदर हम एनालिसिस करेंगे। यहां पर रेडियस ऑफ एटम की कंडीशन हो जाती है a/2। यहां पर a जो है इट इज द साइड ऑफ द हेक्सागोन। नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 6 होते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर हेक्सागोनल सेल में 12 होगा। पैकिंग एफिशिएंसी अगेन FCC की तरह इसमें भी 74% होती है। और हाइट ऑफ द यूनिट सेल, ये जो है 2 रिपीटेटिव लेयर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो होता है 4R × √2/3।
तो ये जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है, इसके अंदर लेयर अरेंजमेंट होता है ए बी टाइप। पहली लेयर आपने देखी, दूसरी लेयर उससे डिफरेंट थी, तीसरी लेयर फिर पहली लेयर की तरह आ गई, चौथी लेयर दूसरी लेयर की तरह होगी, फिफ्थ लेयर फिर पहली लेयर की तरह होगी, एंड सो ऑन। सो दिस वाज हेक्सागोनल यूनिट सेल एनालिसिस एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। आगे डिफेक्ट्स की बात करते हैं। अब हमारे कोर्स में पॉइंट डिफेक्ट्स ही हैं, तो इसमें दो टाइप होंगे, स्टोइशियोमेट्रिक और नॉन स्टोइशियोमेट्रिक। स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में क्या होता है कि कंपाउंड की स्टोइशियोमेट्री मेंटेन रहती है, यानी कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनका आपस में रेशियो सेम रहेगा, जितने Na+ होंगे उतने Cl- रहेंगे। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में आपकी जो स्टोइशियोमेट्री है कंपाउंड की वो चेंज हो जाती है। स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में भी दो टाइप के डिफेक्ट्स हो सकते हैं, वेकेंसी और इंटरस्टिशियल। वेकेंसी डिफेक्ट्स में यहाँ पे एग्जांपल है शॉर्टकी, जहां पर इक्वल नंबर ऑफ एनाइंस और कैटाइंस मिसिंग होते हैं। और फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि एक आयन अपनी जगह छोड़ के बीच में किसी और वॉइड में जाके बैठ जाता है। तो शॉर्टकी डिफेक्ट में कंपाउंड की डेंसिटी कम हो जाती है क्योंकि कुछ एनाइंस और कैटाइंस गिवन वॉल्यूम में से मिसिंग है, जबकि फ्रैंकल डिफेक्ट में सिर्फ लोकेशन चेंज होती है, जिस वजह से ओवरऑल डेंसिटी रिमेन्स द सेम। इसी तरह नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट में दो टाइप के डिफेक्ट्स हैं, मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंट। मेटल एक्सेस के केस में भी दो रीजन होते हैं, एनाइनिक डेफिशिएंसी और एक्स्ट्रा कैटाइंस। एनाइनिक डेफिशिएंसी में क्या होता है, एक एनाइन जो है वो क्रिस्टल में से मूव कर जाता है और अपना इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर छोड़ जाता है, तो ओवरऑल जो सब्सटेंस है वो न्यूट्रल रहता है, लेकिन उसके अंदर से एक एनाइन वाला जो कंपोनेंट था दैट इज मिसिंग। तो यहां पर जो पीछे जो इलेक्ट्रॉन छूट गया है उसकी वजह से क्रिस्टल में एक पर्टिकुलर कलर आ जाता है, और उन इलेक्ट्रॉन्स को उस लोकेशन को बोलते हैं एफ सेंटर्स। इसके अलावा मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स में दूसरा होता है एक्स्ट्रा कैटाइंस। फॉर एग्जाम्पल ZnO, अगर हम उसको हीट करते हैं तो कुछ ऑक्सीजन एस्केप कर जाती है, जबकि एक्स्ट्रा जिंक के आयंस बीच में आपके वॉइड्स के अंदर जाके बैठ जाते हैं, और कुछ वॉइड्स के अंदर दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स भी आके बैठ जाते हैं। इसके अलावा मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट भी हो सकता है। इस केस में क्या होता है कि आपके एक मेटल के आयन को उसकी दूसरी वैलेंसी का आयन रिप्लेस कर देता है, जैसे कुछ Fe2+ हट के Fe3+ आ जाते हैं। तो ओवरऑल सब्सटेंस न्यूट्रल रहता है, लेकिन 2+ और 3+ की कॉम्बिनेशन की वजह से स्टोइशियोमेट्री थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस टाइप के केस में कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी एक दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। शॉर्टकी, फ्रैंकल डिफेक्ट्स जो है, एनायनिक डेफिशिएंसी वाला जो डिफेक्ट है, इन सब के एग्जाम्पल्स आप लोग याद करेंगे। आगे चलते हैं। अभी ये जो रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर और कुछ टिपिकल क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं, ये एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं, बट जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आयनिक क्रिस्टल्स में क्या होता है, यूजुअली एनायन जो कि बड़ा होता है वो आपका क्यूब फॉर्म करता है, क्रिस्टल फॉर्म करता है, और कैटायन जो होता है उस क्रिस्टल के वॉइड्स के अंदर बैठा होता है। तो रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर की बात करेंगे। यहाँ पर Cl- आयंस जो होते हैं वो FCC यूनिट सेल बनाते हैं। आप ये बड़े ब्लू कलर के बॉल्स देख सकते हैं, दीज आर द Cl- आयंस। ठीक है, इन्होंने FCC सेल बना रखा है। ये देखिए फेस के सेंटर में भी क्लोरीन बैठा हुआ है। अब इसमें आपके FCC में टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्रिएट होते हैं। Na+ आयंस जो हैं वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में जाके बैठ जाएंगे। तो H के अलोंग ये बीच में जो जगह थी वहां पर Na+ आयंस जाके बैठ गए हैं। तो यहां पर यूनिट सेल में 4 Cl- हैं FCC, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स उतने ही होते हैं जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, और हर वॉइड में Na+ है, तो नंबर ऑफ Na+ आयंस भी हो गए 4। तो आप देख सकते हैं हर एक Na+ आयन के लिए एक Cl- अवेलेबल है। दोनों Cl- और Na+ आयंस का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। इसका मतलब इनके दोनों के नियरेस्ट नेबर 6 होते हैं। सभी हैलाइड, सीशियम हैलाइड के अलावा, और उसके अलावा मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम के जो ऑक्साइड्स हैं, वो सब कंपाउंड्स इस टाइप का स्ट्रक्चर शो करते हैं। मैथमेटिकल कंडीशंस देख लेते हैं। साइड के अलोंग यहां पर आप देख सकते हैं एनाइन और कैटाइन टच कर रहे हैं, तो 2 टाइम्स रेडियस ऑफ एनाइन प्लस रेडियस ऑफ कैटाइन इज इक्वल टू एज लेंथ A। इसके अलावा फेस सेंटर पे आपके क्लोरीन आयंस टच कर रहे थे, 4 टाइम्स रेडियस ऑफ एनाइन इज √2 टाइम्स A। और कैटाइन और एनाइन का रेशियो अगर आप निकालेंगे इन दोनों इक्वेशंस की मदद से, तो दैट विल कम आउट एज 0.414। तो जब कैटाइन एनाइन का रेशियो 0.414 रहता है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर फिल्ड।
नेक्स्ट जिंक ब्लेंड टाइप स्ट्रक्चर देखते हैं। जिंक ब्लेंड जो है दिस इज द ओर ऑफ ZnS। तो इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, S2- सल्फाइड आयंस जो है वो FCC यूनिट सेल फॉर्म करते हैं और Zn2+ इज प्रेजेंट इन ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो FCC यूनिट सेल है यानी कि S2- कितने हो गए, 4। अब अगर 4 एटम्स हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे, उसका डबल यानी कि 8। तो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स में से ऑल्टरनेट वॉइड में यानी कि एक छोड़ के एक वॉइड में Zn2+ बैठा है। तो एक यूनिट सेल में Zn2+ भी 4 हो जाएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का ही 4 होता है, दोनों आयंस का। डायमंड और बेरिलियम ऑक्साइड भी ये स्ट्रक्चर शो करते हैं। तो डायमंड के केस में क्या होता है कि 4 कार्बन एटम्स जो हैं वो आपके FCC यूनिट सेल फॉर्म करते हैं और 4 फर्दर कार्बन एटम्स ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में बैठे होते हैं। यहाँ पे कंडीशंस देखेंगे, Ra+Rc रेडियस ऑफ एनाइन प्लस कैटाइन इज √3a/4 और अगेन फेस सेंटर्ड स्ट्रक्चर है, 4 टाइम्स रेडियस ऑफ एनाइन इज √2 टाइम्स a। तो यहां से कैटाइन और एनाइन का रेशियो आ जाता है 0.225। तो रेशियो जब 0.414 था तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स फिल हो रहे थे, अब रेशियो 0.225 है तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स फिल हो रहे हैं। इसके अलावा एक स्ट्रक्चर होता है फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर। फ्लोराइड रिप्रेजेंट CaF2, कैल्शियम फ्लोराइड की बात हो रही है। तो यहाँ पे कैल्शियम के आयंस FCC फॉर्म करते हैं, वो बड़े होते हैं और F- के आयंस जो हैं वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्लेस्ड होते हैं। तो एक कैल्शियम के लिए 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे। तो यहां से आप फॉर्मूला देख सकते हैं, फॉर ईच कैल्शियम देयर आर 2 फ्लोराइड आयंस। तो यूनिट सेल में 4 कैल्शियम आयंस हो जाएंगे, 8 फ्लोराइड आयंस हो जाएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर कैल्शियम का 8 होगा और फ्लोरीन का 4 होगा। इसके और भी एग्जांपल्स हैं, स्ट्रोंशियम फ्लोराइड, बेरियम क्लोराइड और बेरियम फ्लोराइड। यहां पे भी कंडीशंस देख सकते हैं हम, FCC यूनिट सेल है, Ra+Rc will be equal to √3a/4 एंड 4 टाइम्स रेडियस ऑफ कैटाइन इज √2a। ठीक है, इस बार कैटाइन जो था वो FCC फॉर्म कर रहा था, तो यहां पे इक्वेशन में मैंने कैटाइन यूज किया है। तो C/Ra, इनफैक्ट ये Ra/Rc होना चाहिए, इस बार एनाइन छोटा है, उसका रेशियो अगेन 0.225 आ गया और इसीलिए F- कहां फिल कर रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स को फिल कर रहा है। अगर यहां पर एंटी फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर जो होता है वो एकदम ऑपोजिट होता है। इसमें यहां पर देख रहे थे आप, कैटाइन फॉर 1 कैटाइन देयर वर 2 एनाइंस। तो अगर एक एनाइन के लिए 2 कैटाइंस होते हैं तो उस टाइप के स्ट्रक्चर को एंटी फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर कहते हैं। एकदम डिस्कशन उल्टा हो जाएगा, एनाइन FCC फॉर्म कर लेगा और कैटाइन सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स में जाके बैठ जाएगा। लास्ट केस हम डिस्कस करेंगे सीशियम हैलाइड टाइप स्ट्रक्चर। मैंने आपको पहले ही बताया था, सीशियम हैलाइड को छोड़ के बाकी सब स्ट्रक्चर्स रॉक सॉल्ट होते हैं, सीशियम हैलाइड का स्ट्रक्चर थोड़ा यूनिक होता है। इसमें क्लोराइड आयंस जो हैं वो 8 कॉर्नर्स पे बैठे होते हैं और सीशियम आयन जो है वो बॉडी सेंटर को ऑक्यूपाई करता है। तो पर यूनिट सेल सीशियम आयंस भी 1 होते हैं और क्लोरीन के आयंस भी 1 होते हैं। आप देख सकते हैं 8 कॉर्नर पे क्लोरीन है और सबका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 है। तो Cl- आयंस भी 1 हो जाएंगे और बॉडी सेंटर पे एक फुल आयन जो है यूनिट सेल के अंदर होता है, तो सीशियम आयंस भी 1 हो जाएंगे। इसमें दोनों का ही कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, Ra+Rc हो जाएगा √3a/2 और रेडियस ऑफ एनाइन होगा a/2। ठीक है, एनाइन जो है कॉर्नर्स पे बैठे होते हैं और ये एक दूसरे को टच करते हैं। कैटाइन और एनाइन का रेशियो इस केस में 0.732 होता है। तो हमने देखा था रेशियो 0.225 था तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स फिल हो रहे थे, 0.414 था तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड फिल हुआ था और 0.732 जब रेशियो है तो बॉडी सेंटर ऑक्यूपाई होता है। तो अब लास्ट डिस्कशन पे आ जाते हैं। तो पॉलिंग के हिसाब से जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं उसमें कैटाइन और एनाइन का एक क्रिटिकल रेडियस रेशियो होता है। अगर कैटाइन बहुत ज्यादा छोटा है तो उसके सराउंडिंग एनाइंस जो हैं दे विल कम टू नियर टू ईच अदर और वो आपस में कोलाइड हो जाएंगे। अब एनाइंस आपस में रिपेल करते हैं तो देयर द कंपाउंड विल बिकम अनस्टेबल। तो एनाइंस और कैटाइंस के एक पर्टिकुलर रेशियो पे ही आपके पास स्टेबल आयनिक कंपाउंड्स बन पाते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के लिए ट्रायंगुलर वॉइड्स फिल होते हैं जब रेशियो होता है 0.155 से 0.225। कौन सा रेशियो? रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटाइन टू दैट ऑफ एनाइन, R+/R-। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जब होता है तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स फिल होते हैं व्हेन द रेशियो इज 0.225 to 0.414।
कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के केस में, जब लिमिटिंग रेडियस रेशियो होता है 0.414 से 0.732, और 0.732 से 0.999 अगर उतना रेशियो रहता है तो क्यूबिक आपका स्ट्रक्चर फॉर्म होता है और उसके बॉडी सेंटर पे दूसरा आपका आयन बैठता है. So this was the required discussion from the topic solid state. If you found this video useful, do like it and share it with your friends. Please do not forget to subscribe to our channel. Thank you so much for watching.